नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया, लेकिन अभी भी सुप्रीम सस्पेंस बाकी है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी खबरें हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसे सुनकर आप भी अपना माथा पीटेंगे। आपको लगेगा कि ये चाचा भतीजा ये दोनों क्या खेल खेल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया, उसका रेमिफिकेशन क्या होगा, बीजेपी पे क्या असर होगा, और ये जो विकास अघाड़ी जो है भानुमति का कुनबा, उसके ऊपर क्या इसका असर होगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद शरद पवार ने अजीत पवार को फोन किया। काफी लंबी देर तक इन दोनों के बीच बातचीत हुई। सिर्फ उन्होंने नहीं, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी अजीत पवार से बातचीत की। ये लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसका क्या मायने हैं, क्या बातचीत हुई। बताया ये जा रहा है कि शरद पवार ये बता रहे थे, कुछ इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि परिवार टूट जाएगा, पार्टी टूट जाएगी। अरे वो तो विद्रोह करने पे तुला हुआ है, वो तो बिना आपके आदेश से वो शपथ ग्रहण कर ले आया, और आप अभी भी मना रहे हैं उनको, क्यों? लेकिन ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है कि ये मनाया जा रहा है, इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं, परिवार का वास्ता दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में क्या बातचीत हो रही है, ये दोनों चाचा भतीजा, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और खास करके शरद पवार के खेल को, इसको आंकना बड़ा मुश्किल है। कहा यह जा रहा है कि शरद पवार ये चाहते हैं कि अजीत पवार कल वोटिंग के दौरान एनसीपी के साथ खड़े हों, क्योंकि शरद पवार को यह लग रहा है कि अगर अजीत पवार अभी बीजेपी के साइड चले जाते हैं तो एनसीपी के फ्यूचर के ऊपर इसका बहुत गहरा असर होने वाला है। उसका असर इसलिए गहरा होने वाला है क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि पिछले 20 सालों से ये अजीत पवार ही हैं जो एनसीपी को बाकायदा रन कर रहे हैं। सुप्रिया सुले हो या कोई और दूसरा नेता हो, वो सेकेंड और थर्ड फिडल में काम करते हैं, लेकिन जो बाकायदा जो संगठन को चलाना, संगठन के ऊपर नजर रखना, सारी राजनीति वो अब तक अजीत पवार करते आए थे। लेकिन खेल यहीं पे नहीं है, क्योंकि इन दोनों में, जैसा कि आपको पता है कि दोनों में टसल भी चल रहा है। और अजीत पवार बिल्कुल उन्होंने अपने ईगो का इशू बना लिया है कि हमने फैसला लिया है और हम अपने फैसले को नहीं बदलेंगे। तो क्या होगा? लोगों को तो बताया जा रहा है कि बातचीत परिवार की हो रही है। तो क्या शरद पवार अजीत पवार के साथ मिलकर कोई नई रणनीति पे काम कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में अभी कुछ अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग जो एनसीपी और शरद पवार को बहुत करीबी से जानते हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, शरद पवार की रणनीति वो बिल्कुल एक मुंबई के मौसम की तरह है। वो कब कहाँ पलट जाते हैं उसको आंकना, उसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में ये बातचीत हो रही हो कि अगर तुमने ये ईगो इशू बना लिया है तो अभी इसको तुम त्याग दो। मैंने पूरी दुनिया के सामने एक वादा किया है कि हम ये विकास अघाड़ी के साथ हैं, शिवसेना के साथ हैं, और अभी शिवसेना की सरकार बनने दो, और 1 महीने के अंदर जब भी सावरकर का मसला आ जाए, या राम मंदिर का मसला आ जाए, या फिर सिटीजन्स बिल का मसला आ जाए, या फिर एनआरसी का मसला आ जाए, कोई भी एक मुद्दा उठा करके वो बाकायदा शिवसेना की सरकार को गिराएंगे, उद्धव ठाकरे को बाहर करेंगे, और फिर आप जैसा चाहते हो कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले जाए, तो एनसीपी उसके लिए तैयार हो जाएगी। ये एक डील चल रही है। ये इस तरह की बातें हो रही है। जो बहुत ही नजदीक से जानते हैं शरद पवार को, वो ये बता रहे हैं। और ऐसा काम शरद पवार बहुत पहले कई बार कर चुके हैं राजनीति में, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई बहुत ही करीबी लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं तो उसको झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि राजनीति में, और खास करके शरद पवार की राजनीति, उसमें तो यह कहा ही जा सकता है वो पता नहीं कब किसके, जैसे आप देखिए रिजल्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि सर हमें तो जनता ने विपक्ष का रोल दिया है, हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन ठीक 15 दिन के बाद वो बोलते भाई जनादेश हमारे फेवर में है, सरकार हम बनाएंगे, बीजेपी के खिलाफ जनादेश है। तो ये राजनीति में पलटा पलटी, स्टैंड में बदलाव, ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस खबर पे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ वो एक तरह से कहें
बीजेपी के लिए एक झटका है। झटका क्यों है? बीजेपी के पास अभी दिखाने के लिए कागज पे उनके पास बहुमत नहीं है। फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को अपनी बहुमत साबित करना होगा सदन के अंदर। लेकिन सारे लोग डरे हुए हैं। एनसीपी श्योर नहीं है। श्योर क्यों नहीं है? क्योंकि कल ये जो तमाशा 5 स्टार होटल के अंदर में ये जो फैशन परेड चल रहा था विधायकों का, उसमें खबरें ये आई कि कुल मिलाकर के सिर्फ 132 विधायक मौजूद थे। बाकी इन लोगों ने फर्जीवाड़ा के तरीके से बहुत सारे एमएलसीज, बहुत सारे एमपीज को खड़ा कर दिया था लाइन में। किसी की काउंटिंग नहीं हुई, किसी का पहचान नहीं हो सका। और मीडिया ने जब रिपोर्ट किया तो ये लोग तुरंत, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, ये लोग सारे लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स हयात होटल के एक कमरे में बंद हो गए और ये लोगों ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। उस मीटिंग में क्या तय हुआ? उस मीटिंग में यह तय हुआ कि जितने सारे जो अपने अपने विधायक हैं अलग अलग पार्टीज के, उनसे एक एफिडेविट पे फिर से साइन कराया जाएगा। और आज खबर यह आई कि ये 5 स्टार होटल्स में लोग जो मौज मस्ती कर रहे हैं, इन लोगों को सबकी परेड कराई जा रही है। एनसीपी वाले अलग करवा रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग करवा रहे हैं, शिवसेना वाले अलग करवा रहे हैं, और तो और सबसे साइन कराया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सदन के अंदर किसी भी एमएलए या एमपी जिस भी सदन के अंदर वो कोई भी स्टैंड लेते हैं, उसका कहीं पे कोई क्वेश्चन मार्क, कोई सवालिया निशान उस पर नहीं उठाया जा सकता। वो एफिडेविट दे दे, वो संविधान की कसम खा ले। ये जो तमाशा कर रहे थे कि हम संविधान की शपथ खाते, हिटलर की तरह जो है ये लोग कर रहे थे। पता नहीं लेफ्ट लिबरल गैंग को पसंद आया होगा कि नहीं आया होगा, ये हेल मोगेम्बो टाइप से कल जो इन्होंने शपथ ली है। तो ये जो शपथ लिया गया है, इसका कोई माने मतलब नहीं है। वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दे, कोई माने मतलब नहीं है। एक एमएलए वो इंडिपेंडेंट है सदन के अंदर अपने स्टैंड को बदलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, और ये उसको छूट मिली हुई है सदन के नियमों के मुताबिक। इसलिए ये जो तमाशा कर रहे हैं ये लोग, ये बेसिकली पब्लिक कंजम्पशन के लिए। इन लोगों को डर लगा हुआ है कि इनके विधायक कहीं टूट न जाए। लेकिन ये सारी बातें तो होती रहेगी। अब जो फैसला होना है इस जगह पे होना है, इस सदन में होना है कि किसके पास बहुमत है। लेकिन कल जो हयात होटल में हुआ, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी और शिवसेना ने जो बेहयाई का जो नमूना पेश किया, वो शर्मसार करने वाली है। वो किस लिए? अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, जिसे कह सकते हैं कि बड़े बोले संजय राउत को, ये किस शख्स के बगल में बैठे हुए हैं? इनका नाम अबू आजमी है। अबू आजमी इस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए कल पहुंच गए और सीधे संजय राउत के बगल में बैठ गए। संजय राउत को यह बात का शर्म भी नहीं आया। ये वो शख्स है अबू आजमी जिसने बाला साहब ठाकरे को एक पागल बूढ़ा कहा था। और ये सत्ता क्या चीज होती है उसका आप नमूना देखिए। ये बगल में बैठ करके शरद पवार का भाषण सुन रहे हैं। कौन शरद पवार? ये वही शरद पवार है जिसने बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करने की कोशिश की थी। उनको 70 साल की उम्र में बाला साहब को एक 20 साल पुराने 1991 में लिखा हुए लेख के ऊपर इनको जेल में डालने की इन्होंने कोशिश की थी। और ये सामना का संपादक उनके बगल में बैठ के, वाह वाह क्या हिंदुत्व है और क्या विचारधारा है। इतना ही नहीं, अब आपको मैं एक और बात बताता हूं। ये अबू आजमी समाजवादी पार्टी का विधायक है। ये वही समाजवादी पार्टी है मुलायम सिंह वाली। और मुलायम सिंह ने क्या किया था? मुलायम सिंह ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी और ये बड़े गर्व से कहा था कि अगर हमें फिर से मौका मिलेगा कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने के लिए और उसकी हत्या करने के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज संजय राउत उसके बगल में बैठकर सत्ता, 5 स्टार होटल, मौज मस्ती, पावर, इनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री चाहिए, इनको चीफ मिनिस्टर बनने का शौक हो गया है। तो जनता सारी चीजें देख रही है। इतना ही नहीं, सबसे शर्मनाक, पूरे जगह पे सारे लोग नारे तो लगाए, एक भी नारा उस पूरे ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जिसके साथ मिलके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं,
जिनके साथ मिलकर के वो अपने पुराने दोस्तों, अपनी विचारधारा सबको उसको आपने तिलांजलि दे दी है, उसके साथ मिलकर के सारे लोगों का आपने नारा लगाया। बाला साहब ठाकरे का नाम लेने वाला कोई नहीं। चुल्लू और पानी अगर कहीं है तो इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए कि आप इस तरह से सत्ता के लिए गिर जाओगे। ये कोई भी शिव सैनिक ही क्या, मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूं, शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी जरूर है, लेकिन उसके सिंपैथाइजर, उसके हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को एप्रिशिएट करने वाले पूरे देश में फैले हुए हैं और सारे लोग एक साथ शर्मसार हैं। आपने सब कुछ गिरवी रख दी। मुख्यमंत्री आप बन जाएं, बड़े शौक से बन जाएं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री कई आते हैं और जाते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अपनी विचारधारा के ऊपर अडिग रहता है। बाला साहब ठाकरे अगर हीरो की तरह याद किए जाएंगे तो उनका ये बेटा एक विलन की तरह याद किया जाएगा। लोग भगवान रामचंद्र को तो याद करते ही हैं, शिवाजी महाराज को तो याद करते ही हैं, लेकिन जयचंद को नहीं भूलते, मीर जाफरों को नहीं भूलते। उनका भी इतिहास में स्थान है। देखना यह है उद्धव ठाकरे ने अपने लिए क्या चुना है। वो एक समाज के हीरो, हिंदुत्व के एक पोस्टर बॉय के रूप में अपने आप को इतिहास में याद करवाना चाहते हैं, या फिर एक मीर जाफर के रूप में। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक फौरन पहुंचे। धन्यवाद।